Hello viewers, this side Kashish and I welcome you to my channel Learning with Kashish. In this channel I will provide you education with free of cost, and in today's lecture we will learn the psychology class 12 chapter number 1, that is variations in psychological attributes. So before starting with this video, I request you to please like and share this video and subscribe my channel Learning with Kashish. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेनली हम इस चैप्टर में आज क्या पढ़ेंगे. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. Psychological attributes are those mental qualities which are quite complex and they are very multidimensional. Psychological attributes जो है वो एक ऐसी मेंटल क्वालिटीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है. जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल किसी दूसरे से सेम नहीं होता. हर एक की एक अपनी अपनी क्वालिटी है और वो उस क्वालिटी से ही अपनी लाइफ को जीता है. अगर हम बात करें इन केस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, इन कलर में, हाइट में, वेट में, हर एक इंडिविजुअल किसी दूसरे से अलग है. और अगर हम बात करें एज अ साइकोलॉजिकल डायमेंशन तो वो भी अलग है. हर कोई पर्सन अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से चीज़ों को अडाप्ट करता है. कोई इंट्रोवर्ट है तो कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई क्रिएटिव है तो कोई क्रिएटिव नहीं है, कोई अगर इंटेलिजेंट है तो कोई डल भी है, किसी की कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो किसी की बिल्कुल ही लो है. सो दिस ऑल अबाउट आर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जिस चीज़ से हम अडाप्ट हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो हम मेनली इस चैप्टर में आज यही पढ़ेंगे. और इस चैप्टर में मेनली 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. द फर्स्ट इज़ द इंडिविजुअल डिफरेंस एंड सेकेंड इज़ द इंटेलिजेंस, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस. कितने साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी इंटेलिजेंस को लेकर, और हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं. तो आप बहुत कुछ डिटेल में पढ़ोगे और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ individual differences. Individual differences, it refers to the distinctiveness and variations among the people characteristics and their behavior pattern. Distinctiveness and variations, these are the 2 important words that you have to write in your exams. अगर individual differences की definition आई आपके एग्जाम में 2 मार्कर में, तो आपको ये 2 वर्ड्स को अच्छे से याद से आपको लिखना है. ठीक है, अब ज़रा इसका मतलब समझ लेते हैं. डिस्टिंक्टिवनेस मीन्स अ दैट क्वालिटी विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर. आपके अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको किसी दूसरों से अलग बनाती है, दैट इज़ नोन एज डिस्टिंक्टिवनेस. एंड वेरिएशंस मीन्स चेंजेस. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक इंडिविजुअल किसी दूसरे से सेम नहीं है, राइट. हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है और वो अपनी अपनी क्वालिटी को बार बार चेंज भी करता रहता है, अपने बिहेवियर को चेंज करता रहता है. सो दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिफरेंस. चलो, अब ये तो पढ़ लिया कि हर एक इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को चेंज करता है, लेकिन वो क्यों चेंज करता है, अब ज़रा ये पढ़ लेते हैं. बिकॉज ऑफ सिचुएशंस. It states that situation and circumstances in which one is placed influence one's behavior. सिचुएशनिज्म क्या कहता है, हमारा बिहेवियर बार बार क्यों चेंज होता है, बिकॉज ऑफ सिचुएशन. हमारे सामने कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है. सपोज टेक एन एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, और आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, जो उस कंपनी का मैनेजर है, जो उस कंपनी का बॉस है, अब उसके सामने तो आपकी चलनी नहीं है, वो जो बोलेगा आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी. ठीक है, तो उस टाइम में, उस सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा. बिकॉज ऑफ सिचुएशन, आपके सामने वैसी सिचुएशन आई है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज सामने बॉस है, राइट. लेकिन जब आप अपनी काम से कंप्लीट हो जाते हो, जब आप अपने घर जाते हो, तब आपका जो बिहेवियर है अपने पेरेंट्स के साथ वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, अपने सिबलिंग्स के साथ वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. बिकॉज ऑफ सिचुएशन, आप उस टाइम पे वैसी सिचुएशन में थे कि आपको काम करना पड़ा, लेकिन अब आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो गया बिकॉज ऑफ सिचुएशन. ठीक है, this situation is perspective views that human behavior relatively more as a result of an influence of the external factors. बहुत से सिचुएशनिस्ट का ये मानना है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो इंसान का जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो बार बार चेंज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे सिचुएशन को ही डिपेंड वो कर रहा है, रिलेट कर रहा है, बस यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज को मोल्ड कर दिया है
मतलब यहाँ पे इसका सिचुएशन ही है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बार बार अपनी बिहेवियर को चेंज क्यों करता है, क्योंकि उसके सामने जो चीज़ हो रही है, सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो उसी के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करता है। आई गेस आपको इतना टॉपिक अच्छे से क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, ये तो पूरा अच्छे से पढ़ लिया कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एक टाइप की मेंटल क्वालिटी है जो कि बहुत सारी हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर मल्टी डायमेंशनल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड असेसमेंट। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको मतलब पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो इट्स ओके, आपके इस टॉपिक में ये आ गया। दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेजर करना। हम मेजर करने को साइकोलॉजी के टर्म में कहते हैं असेसमेंट, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा हम डेफिनेशन देख लेते हैं असेसमेंट की, दैट इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड their evolution, often using multiple methods in terms of certain standards of comparison. इसका मतलब ये है कि हम किसी भी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को जैसे मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद जो उसका आता है रिजल्ट, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। उसको मेजर कैसे करते हैं? विद द मेथड्स। ऐसे बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए बहुत से मेथड्स बनाए हैं, और उन मेथड्स को जब वो करते हैं मेजर किसी भी एट्रीब्यूट को, तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें वो ध्यान में रखते हैं कि हमें ऐसे ऐसे ही मेजर करना है, कुछ स्टैंडर्ड्स वो मेंटेन करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी डेफिनेशन की। अब आप ये सोच रहे हो कि यार साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को भाई हम लोग मेजर क्यों करते हैं, वो व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस। पर्पस ये है कि ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचान सकें, हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें, अपने फ्लॉज को ठीक कर सकें, अपनी पर्सनालिटी को गेन कर सके, अपने कॉन्फिडेंस को रेज कर सके। सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स। अब इसके असेसमेंट के दो टाइप्स भी हैं, फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट और बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट हैं वो ओनली फॉर्मल का ही यूज़ करते हैं, बिकॉज उनके भी खुद के रीजंस हैं। बता देती हूँ दैट इट इज़ ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो फॉर्मल असेसमेंट है ये एक तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, आपको उसमें सिर्फ एज अ वन वर्ड में ही जवाब देना है, येस और नो, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव बेस्ड। स्टैंडर्डाइज्ड, ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलता है, और ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में है, मतलब एज अ प्री डिटरमाइंड। सपोज टेकन एन एग्जाम्पल, आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर बन के आता है वो हर एक बच्चे के लिए इक्वल है, उसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं वो हर एक बच्चे के लिए इक्वल है, तो बच्चा भी उसी के हिसाब से उसका वो लिखेगा, आंसर लिखेगा। तो फॉर्मल असेसमेंट भी ऐसा ही है कि ये एक बहुत ज़्यादा प्री डिटरमाइंड है और इसका रिजल्ट सेम ही है, तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट जो है इसका यूज़ करते हैं, फॉर्मल का ही यूज़ करते हैं। whereas informal it varies from case to case and from assessor to another and therefore is open to subjective interpretations. इसके जो रिजल्ट है इनफॉर्मल की ये बार बार चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक IAS ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो जो इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है, और किसी का लेगा तो वो उससे अलग क्वेश्चन पूछेगा, तो हर एक के जो आंसर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जहाँ पे इंटरप्रिटेशंस अलग आ जाती हैं तो वहाँ पे दैट इज़ मीन द इनफॉर्मल, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, हर कोई क्वेश्चन का अलग आंसर होता है, सो दैट इज़ द इनफॉर्मल असेसमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया समझ में, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेसमेंट एंड व्हाट आर ऑफ इट्स टू टाइप्स। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक, that is domains of psychological attributes. Psychological attributes तो पढ़ लिए कि क्या है, अब उसके थोड़े बहुत डोमेन्स भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है दैट दे आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर मल्टी डायमेंशनल। ये चीज़ आप अच्छे से याद रख लो कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को यूनी डायमेंशनल दिए, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर मल्टी डायमेंशनल।
वैसे तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ओनली 5 एट्रीब्यूट्स गिवन है, तो हम 5 ही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज इंटेलिजेंस। ओके, अब यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं दैट इट इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इंटेलिजेंस क्या है? एक ग्लोबल कैपेसिटी है जिससे हम पूरे वर्ल्ड को जान सकते हैं। पहला तो ये हो गया फीचर, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। एंड द सेकेंड फीचर इज थिंक रैशनली। थिंक रैशनली मीन्स किसी भी प्रॉब्लम, कोई सपोज टेकन एन एग्जाम्पल, आप किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है, और आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, तो आप हर एक चीज़ को देखोगे कि ये करने से ये कॉन्सिक्वेंस है, तो आप रैशनली थिंक करोगे, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ करनी है तो इस चीज़ से मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। सो दैट इज़ द थिंक रैशनली, मतलब किसी बात का कोई सेंस हो, कोई लॉजिक हो, आप बिल्कुल रैशनल थिंकिंग कर रहे हो, आप बिल्कुल क्लियर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट है दैट यूज अवेलेबल रिसोर्स इफेक्टिवली व्हेन फेस विद द चैलेंजेस। हमारे जितनी भी रिसोर्स हमारे पास है, हम उन्हें अच्छे से यूज़ करें टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सपोज टेकन एन एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो, ठीक है, और आपके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा कम है। अब आपको उन्हीं रिसोर्स के साथ अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करना है, ठीक है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी भरनी है, पानी का बिल भी भरना है, ठीक है, बिजली का बिल भी भरना है, किचन का सामान भी लाना है, खुद के पर्सनल यूज़ के खर्चे भी निकालने हैं, तो लेकिन आपके पास पैसे बहुत कम हैं। तो उन कम पैसों में आप अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो? अगर आपको ये चीज़ करनी आ गई, सो दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। टोटल 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। Generally, students having low intelligence are not so likely to do so in school-related examination, but their success in life is not only associated with the intelligent test score. वो कहते हैं ना, एक कहावत है दैट अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो ये पूरी लाइन यहाँ पे डिपिक्ट कर रही है। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और वो स्कोर नहीं ला पाता, लेकिन वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहा है क्योंकि उसके पास ये 3 फीचर्स है, सो दैट मीन्स दैट पर्सन एंड दैट स्टूडेंट इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। कहते हैं ना कि किसी को भी इतनी जल्दी से जज नहीं करना चाहिए, दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल मायने रखती है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ अकेडमिकली वीक हो, लेकिन वो और सब चीज़ों में अच्छा है, और अगर उसके पास ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हो तो वो इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं, दैट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल। किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए जो एबिलिटी है, जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, दैट इज एप्टीट्यूड, ठीक है। और अगर हमारे पास वो पोटेंशियल है और अगर हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर इन्वायरमेंट दे दिया जाए तो हम अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं, राइट। सपोज टेकन एन एग्जाम्पल, एक पर्सन है और उसको लैंग्वेज का एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, उसके पास वो एबिलिटी है लैंग्वेज की, वो किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर हम उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए तो हो सकता है लाइफ में वो एक अच्छा राइटर बन जाए या फिर वो अच्छा जर्नलिस्ट बन जाए। सो दैट इज़ एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल दे रखा है that a person with high mechanical aptitude can profit from training and can do as well as engineer। अगर किसी पर्सन के पास मैकेनिकल का एप्टीट्यूड हो और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए तो क्या पता वो आगे लाइफ में इंजीनियर भी बन जाए। दैट इज एप्टीट्यूड, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट थर्ड एट्रीब्यूट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इट इज़ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस। ये आ गया हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड, दैट इज़ प्रेफरेंस। हमारे सेकंड के अंदर था पोटेंशियल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड था एप्टीट्यूड को डिफाइन करने के लिए, और अब यहाँ पे इंटरेस्ट को डिफाइन करने के लिए प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मीन्स चॉइस, हमारी कोई भी ऐसी चॉइस जो हम चूज़ करें। सपोज टेकन एन एग्जाम्पल, आपकी क्लास 10th कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि अब आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, वेदर कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, आईपी, आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट के साथ ही कोई ना कोई एक स्ट्रीम को चूज़ करते हो, राइट, कि आपको ये स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो वो है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। सो इट
It is an individual preference for engaging in one or more specific activities related to others. And assessment of interest may help to decide what subject or courses they can pursue comfortably and with the pleasure. जब हम इंटरेस्ट को एसेस करते हैं तब हम ये पहचान लेते हैं कि कोई भी चिल्ड्रन कौन से कोर्स को चूज करना चाहता है, क्या उसका इंटरेस्ट है. ठीक है. Our fourth attribute is personality. Personality is not only about the physical appearance. Okay. Personality यही नहीं होती कि कोई मतलब सुंदर दिखता हो, कोई स्लिम ट्रिम हो, गोरा हो. Is not only about that. ठीक है. Personality refers to the relatively enduring characteristics of a person that make him or her distinct from others. एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान के अंदर जो उसको किसी दूसरे से अलग बनाए, दैट इज नोन एज पर्सनालिटी. सपोज टेकन एन एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, और आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा ना मूडी है, मतलब मूड है तो वो बात करता है, वरना वो कभी आपसे ना ढंग से बात नहीं करता. तो आप कहते हो यार तू ना बहुत ज़्यादा मूडी है, बात मतलब मूड है तो बात करेगा, वरना तो बात नहीं करेगा. तो एक ये चीज़ बोलने से उनकी एक पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मूडी है. ठीक है. हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, दोज पर्सन हु आर इमोशनली स्टेबल, जो कि बहुत ज़्यादा ना अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हैं. सपोज टेकन है एग्जाम्पल, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया और कोई आपको बहुत ज़्यादा गलत कह रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा है, लेकिन तब भी आप अपने इमोशन पे स्टेबल हो. ठीक है. आप उसकी हर एक बात को आराम से सुन रहे हो, उसको प्यार से चीज़ को सॉर्ट कर रहे हो, समझा रहे हो. सो दैट इज़ द इमोशनल स्टेबल. तो आपकी पर्सनालिटी में एक रिफ्लेक्शन आएगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी. Our last attribute is values. वैल्यूज़ को मैं सीधा साधा एक हिंदी में एक वर्ड बोलूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, दैट इज़ मूल्य. एक बिलीफ. वैल्यूज़ आर इंड्योरिंग बिलीफ अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर. यहाँ पे ये आ गया हमारा वर्ड बिलीफ. ठीक है. सपोज आपका लाइफ का एक बिलीफ है कि आप हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो. ये आपका बिलीफ है, वो बड़ा हो या छोटा हो, ये आपका खुद का बिलीफ है. और आप इस बिलीफ पे पूरी अपनी लाइफ जी रहे हो कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है. तो दैट इज़ द वैल्यूज़, दैट इज़ द मॉरल बिहेवियर, कि आपके मॉरल्स कितने अच्छे हैं. ठीक है. इन वैल्यू असेसमेंट वी ट्राई टू डिटरमाइन द डोमिनेंट वैल्यू ऑफ अ पर्सन. जब हम वैल्यू को असेस करते हैं तब हम ये जान पाते हैं कि जो पर्सन है उसके वैल्यूज़ कितने अच्छे हैं इन द फील्ड लाइक पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल एंड द इकोनॉमिक. वो इन 4 चीज़ों के अंदर उसके वैल्यूज़ कैसे हैं. आई होप आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अच्छे से समझ में आए होंगे. आप इसके नोट्स को बना लेना और इन्हें अच्छे से एक बारी याद कर लेना. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असेसमेंट मेथड्स. अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स तो कर लिया कि क्या है, अब उन्हें हम असेस कैसे करें. असेसमेंट मीन्स मैंने आपको पहले भी समझाया, उन्हें हम मेजर कैसे करें. तो साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत सारे मेथड्स बनाए हैं और ये सारे मेथड्स आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं. तो बस आपको इन सब को एक बार रिकॉल करना है. कर लेते हैं जल्दी से. सो द फर्स्ट इज द साइकोलॉजिकल टेस्ट. ओके. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट है ये, जो कि हर एक साइकोलॉजिस्ट यूज़ करता है. साइकोलॉजिकल टेस्ट इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये एक टाइप का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है. बस वही बात है ना कि एक क्वेश्चन आ गया, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उसमें से सिर्फ एक टिक करना है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव. ठीक है. पहली बात तो आ गया हमारा ये फीचर कि ये जो टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव है. दूसरा, इट इज़ इन स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट के कुछ स्टैंडर्ड है जो कि हमें मेंटेन करने पड़ते हैं अगर हम किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करें तो. ठीक है. ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा. जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, ये हमारे जितनी भी डायमेंशंस है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के, उनको मेजर करने में हेल्प करता है. ठीक है.
and these tests are widely used for the purpose of clinical diagnosis, guidance and the प्लेसमेंट। और ये जो टेस्ट है ये मेनली कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? गाइडेंस में। जब आप किसी को गाइड करते हो तब आप इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हो इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड लास्ट इन द प्लेसमेंट। ठीक है। द नेक्स्ट मेथड इज द इंटरव्यू। Okay, it involves seeking information from a person on a one-to-one basis। सीधा साधा मैं आपको एक मतलब समझा दूँ तो किसी भी इंसान की इंफॉर्मेशन को निकालना वन टू वन बेसिस मेनली फ्रॉम मीन्स फेस टू फेस इंटरेक्ट करना, दैट इज़ नोन एज इंटरव्यू। ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि एक जर्नलिस्ट किसी से मतलब किसी का भी मतलब कुछ इंटरव्यू ले रहा है किसी भी टॉपिक पे, दैट इज़ नोन एज इंटरव्यू। जैसे कि एक काउंसलर इंटरेक्ट कर रहा है अपने क्लाइंट के साथ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी गैदर कर रहा है, दैट इज़ नोन एज इंटरव्यू। ठीक है। तो इससे भी हम असेसमेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू। द थर्ड मेथड इज द केस स्टडी। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Case study is the depth study of the individual in terms of his/her psychological attributes, psychological history in the context of his/her psychosocial and the physical environment। Case study जो है depth study, किसी भी individual की depth study करना। For example, एक क्रिमिनल लॉयर है, ठीक है, और उसके पास एक केस आया है। ठीक है। उसके पास ये केस आया है कि आपको ये केस को सॉर्ट करना है, तो वो केस को पहले समझेगा, उसके पहले बैकग्राउंड को समझेगा कि ये सारी चीज़ें हैं और ये पर्सन का ये फैमिली बैकग्राउंड है, उसने शादी ऐसे की रही थी, उसने ये सब कुछ ऐसे करा था, पूरा उसके बारे में एक बैकग्राउंड निकाल लेगा। उसके बाद अपने सॉल्यूशन को सॉल्व करेगा, उसके बाद वो केस को सॉल्व करेगा। राइट। केस स्टडी भी ना ऐसा ही है। तो किसी भी इंसान की पास्ट को पहचानना, उसके पूरे बैकग्राउंड को पहचानना, दैट इज नोन एज केस स्टडी। ठीक है। केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन द डेटा जनरेटेड बाय द डिफरेंट मेथड्स सच एज इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड द क्वेश्चनियर। जो केस स्टडी है किसी भी इंसान की, अगर हम केस स्टडी को पढ़ते हैं, वो मेनली जो डेटा है वो कहाँ से जनरेट होता है। जो सपोज करो अब आप किसी की बायोपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो वो बायोपिक का जो डेटा है वो कहाँ से जनरेट होता है? विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू, विद द ऑब्जर्वेशन एंड विद द क्वेश्चन एयर। किसी ना किसी लोग ने मतलब क्या नाम है, मतलब वो कि भाई उनके टाइम में उनसे इंटरव्यू करा, उनसे क्वेश्चंस पूछे या फिर उनको ऑब्जर्व करा, ठीक है, और उनके बेसिस पे उनके बारे में एक बायोपिक लिख दी। सो दैट इज द केस स्टडी। ठीक है। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट मेथड इज ऑब्जर्वेशन। किसी को भी ऑब्जर्व करना। इट इन्वॉल्व एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर टू रिकॉर्ड बिहेवियरल फिनोमिना अकरिंग मेंटली इन अ रियल टाइम। सॉरी, यहाँ पे नेचुरली है इन अ रियल टाइम, यहाँ पे मैंने मिसप्रिंट कर दिया मेंटली, आप इसको नेचुरली लिख लेना। ठीक है। इट इन्वॉल्व एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर से अगर हम किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी टाइम पे, दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशन। लेकिन ऑब्जर्वेशन का एक है ना ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? हम कभी कभार है ना गलत जजमेंट पास कर देते हैं किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में, और वो जजमेंट कभी कभार हमारी गलत भी हो जाती है। सपोज ठीक है ना, एग्जाम्पल, आपने किसी को ऑब्जर्व करके ये चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी मान ली कि वो बहुत ज़्यादा ना भाई एक्सट्रोवर्ट है, भाई बोलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बट इन रियलिटी वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। दैट इज़ द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है। एंड द सर्टेन फिनोमिना सच एज मदर चाइल्ड इंट्रैक्शन कैन बी इजीली स्टडी थ्रू द ऑब्जर्वेशन। एक मदर और चाइल्ड का जो बॉन्ड है हम लोग उसको आराम से पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है। द लास्ट इज द मेथड इज द सेल्फ रिपोर्ट, जो कि हर कोई पर्सन मेनली करता ही होगा, सेल्फ रिपोर्ट। सो इट इज़ एन
person that provides factual information about herself or himself and opinions. Such information may be obtained by using an interview schedule or by questionnaire or by psychological test, etc. इंडिविजुअल अपने बारे में कि कहीं भी लिख दे, उसकी एक छोटी सी वो रिपोर्ट बना ले कि भाई पूरे दिन में मेरे साथ ये चीज़ हुई और मेरे फैमिली ऐसी है और मुझे मेरा करियर ऐसे बनाना है, मतलब अपनी ड्रीम्स, अपने एम्बिशियस, कुछ भी अपने बारे में वो कहीं पे लिख दे, दैट इज़ नोन एज सेल्फ रिपोर्ट, ठीक है। एंड सच इन्फॉर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड, इस टाइप की इंफॉर्मेशन भाई हमें कहाँ से ऑब्टेन, क्या नाम है भाई, हमें मतलब वो मिलती है बाय द इंटरव्यू। अगर हम उसका किसी का इंटरव्यू लिया तो साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड क्वेश्चनेयर। और एक और है यहाँ पे, आप इसको लिख भी सकते हो, दैट पर्सनल डायरी। कभी कभार लोग जो है वो अपनी डायरी में ही लिखते हैं कि हमें ये चीज़ें पसंद है, ये चीज़ें करना अच्छा लगता है, लाइफ में ये चीज़ चाहिए, मेरे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, करियर मुझे ऐसा चाहिए, शादी मुझे ऐसी चाहिए, अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशियस हर कोई एक डायरी में लिखता है। सो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे मेथड्स समझ में आए होंगे सारे के सारे, और आपने ये मेथड्स अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी करा है, बस आपको ये ना रिकॉल करना है। सो हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट्स विद द इंटेलिजेंस एंड विद द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। As you already know that every individual is different from the other individual in terms of cognition. हर एक इंडिविजुअल किसी दूसरे से अलग है in terms of cognition. हर कोई अलग तरीके से सोचता है कि किसी भी चीज़ को परसीव करता है, किसी भी चीज़ को थिंक करता है, दैट इज़ द इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करा है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को पढ़ने से पहले हम ज़रा पढ़ लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इंटेलिजेंस को कैसे डिफ़ाइन करा है। दैट ही डिफाइन इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग। इंटेलिजेंस एक ऐसी पावर है जिस चीज़ को हम परसीव करते हैं। लर्निंग, जिस चीज़ को हम लर्न करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, जिस चीज़ को हम समझते हैं। एंड द लास्ट इज नोइंग, जिस चीज़ को हम जानते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बोला है कि ऐसी 4 चीज़ें, परसर्विंग, लर्निंग, नोइंग एंड द अंडरस्टैंडिंग। तो जिस भी पर्सन के अंदर ये 4 क्वालिटीज़ है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज द इंटेलिजेंट। सो अब आते हैं हमारे फेमस साइकोलॉजिस्ट, दैट इज अल्फ्रेड बिनेट, जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी काम करा था, और इन्होंने डेफिनेशन दी है दैट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन वेल, टू जज वेल एंड टू अंडरस्टैंड वेल। दैट इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिस चीज़ को आप अच्छे से रीज़न दे पाते हो, जिस चीज़ को आप अच्छे से जज कर पाते हो, और जिस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाते हो। तो अगर किसी पर्सन के अंदर ये 3 एबिलिटी है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज द इंटेलिजेंट। हमारे नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है दैट इज वेचलर, जिन्होंने कहा था दैट इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी। ये एक ग्लोबल और ये एक एग्रीगेट कैपेसिटी है। एग्रीगेट मतलब बहुत सारी, ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, जो रैशनली सोचे, एक्ट पर्पसली, जो किसी भी चीज़ को एक्ट करे तो उसके एक्ट का पीछे कोई एक पर्पस हो, एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज और एनवायरनमेंट, और जो अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छे से डील करे। ये 3 क्वालिटीज़ जिसमें है, दैट पर्सन इज द इंटेलिजेंस। एंड द लास्ट साइकोलॉजिस्ट दैट इज गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने बोला दैट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडाप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट, कि अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है ना तो वो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट से अडाप्ट नहीं होएगा, उसे पकड़ेगा नहीं, बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाई एंड शेप इट, बल्कि उसे मॉडिफाई भी करेगा और उसे शेप भी करेगा। सपोज करो आप किसी सिचुएशन में हो, ठीक है, और आप उस सिचुएशन को समझ के आप अपने बिहेवियर को कर रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहे हो। सो दैट पर्सन इज द इंटेलिजेंट, कि आप सिचुएशन को देख के उसे मॉडिफाई कर रहे हो और उसे शेप दे रहे हो। तो यहाँ पे हमने इंटेलिजेंस को पढ़ा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करा, और 4 ऐसे फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो पॉइंट ऑफ व्यू देते देते काफ़ी सारी थ्योरीज इन्वेंट हो गई इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस के लिए। तो वो थ्योरीज को पढ़ने से पहले हम 2 अप्रोचेस पढ़ लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली अप्रोच है हमारी साइकोमेट्रिक एंड द स्ट्रक्चरल अप्रोच। साइकोमेट्रिक को हम लोग स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं, और ये
स्ट्रक्चरल अप्रोच मानती है दैट इंटेलिजेंस एज द एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़। इंटेलिजेंस जो है ना वो एक एग्रीगेट है एबिलिटीज़ का। एग्रीगेट मतलब बहुत सारी, किस चीज़ में बहुत सारी? कॉग्निटिव। जिस पर्सन के अंदर बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हो तो वो आती है साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है अप्रोच दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर हम प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं जो कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या नाम है हेल्प करते हैं, और हम खुद के रीजनिंग में हेल्प करते हैं। कि जैसे कि सपोज करो कि साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर हमने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को पढ़ा कि यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का यूज़ है, तो यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर। यहाँ पे मेन फोकस उस चीज़ पे किया जाता है कि अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन है तो वो एक्ट कैसे कर रहा है, उसके दिमाग में वो प्रोसेसेस कैसे आ रही है। दैट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। आई होप आपको इतना यहाँ तक क्लियर है पूरा इंटेलिजेंस की डेफिनेशन एंड द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरीज ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच। जैसे कि अब साइकोमेट्रिक अप्रोच पढ़ लिया कि किसी पर्सन के अंदर बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, तो वो है साइकोमेट्रिक अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में टोटल 5 थ्योरीज है आपकी बुक में भी, तो हम एक एक थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरी है यूनी एंड द वन फैक्टर थ्योरी विच वॉज प्रपोज बाय द अल्फ्रेड बीनेट। अल्फ्रेड बीनेट ने एक छोटी सी थ्योरी प्रपोज करी थी और कहा था कि इंटेलिजेंट वही पर्सन है, या तो कोई इंटेलिजेंट पर्सन है तो या तो वो बुद्धिमान है या फिर वो बुद्धिमान नहीं है। बस ये 2 चीज़ है ना, कि या तो वो पर्सन इंटेलिजेंट है या फिर वो नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी बात कही थी और इस छोटी सी बात ने उनकी ये बहुत बड़ी थ्योरी बना दी थी, यूनी एंड द वन फैक्टर थ्योरी। लेकिन काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने उनकी ये वाली थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा, क्योंकि जब उन्होंने पर्सनली पर्सनस को टेस्ट करा ये वाली थ्योरी को सुनकर, तो काफ़ी जो रिजल्ट है वो काफ़ी सारे गलत आए। तो फिर वन फैक्टर थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने करा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, दैट इज 2 फैक्टर थ्योरी विच वॉज प्रपोज्ड बाय द चार्ल्स स्पीयरमैन इन द 1927। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 को ये थ्योरी को प्रपोज करा था और कहा था कि इंटेलिजेंस कोई एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं है, बल्कि वो 2 फैक्टर पे डिपेंड है। 2 फैक्टर पे कैसे? The one stands for the G factor which is the journal factor and the S stands for the specific factor, ठीक है। जी फैक्टर तो मेंटल ऑपरेशंस है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि बहुत ज़्यादा एक प्राइमरी है, बहुत ज़्यादा जर्नल है, जो कि हर एक इंडिविजुअल में पाई जाती है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस बिल्कुल ही ज़ीरो है, ऐसा तो हो नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो, किसी ना किसी पर्सन में किसी ना किसी लेवल तक की इंटेलिजेंस है। तो जी फैक्टर वही है जो कि सबके लिए प्राइमरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये कॉमन इंटेलिजेंस सबके पास ही क्या नाम है होती है। लेकिन कॉमन इंटेलिजेंस के साथ साथ कुछ ऐसी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी है, कुछ ऐसे एस फैक्टर भी हैं, जैसे कि सपोज करो एक्सीलेंट सिंगर्स एंड द एथलीट। ये जितने भी फेमस सिंगर्स हैं और ये एथलीट है, ये इतने फेमस इसलिए बन पाए क्योंकि इनके पास एक ऐसी एबिलिटी है, इनके पास एक ऐसी स्पेसिफिक एबिलिटी है जो कि इनको आगे एक्सेल करती है इनके करियर के अंदर। तो यहाँ पे चार्ल्स स्पीयरमैन बस छोटी सी चीज़ बस वो यही समझा रहे हैं कि इंटेलिजेंस कोई एक एबिलिटी में नहीं है, ये 2 फैक्टर हैं, एक तो एस फैक्टर और एक जी फैक्टर। जी फैक्टर जो कि सब में पाए जाते हैं और एस फैक्टर सिर्फ बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, जो वो इसलिए अपनी लाइफ में बहुत कुछ सक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फैक्टर थ्योरी भी पढ़ ली। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विच वॉज प्रपोज्ड बाय दी लुईस थर्स्टोन। लुईस थर्स्टोन ने ये थ्योरी को इन्वेंट किया था और कहा था कि टोटल 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है, दैट इज़ द वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, स्पेशल रिलेशंस एंड द परसेप्चुअल स्पीड, फ्लुएंसी, मेमोरी एंड द इंडक्टिव रीजनिंग। ये 7 थ्योरी इन्वेंट करी थी। तो हम इन सबको एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन मीन्स जो अपनी स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अच्छा हो और जो वर्ड्स को, कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अच्छी जल्दी से ग्रैप्स कर ले, जिनकी वर्बल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो, दैट इज़ दी वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। अगर किसी पर्सन के अंदर ये वाली एबिलिटी है तो वो वर्ड्स को लेके, लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सेकेंड एबिलिटी इज़ द न्यूमेरिकल एबिलिटी।
न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस ये वाली एबिलिटी मेनली उन लोगों में हाई है जो कि मैथ्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैथमेटिक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। आप उनको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे दो, वो आपको बिना किसी पेपर पेन के भी सॉल्व करके दे देंगे। सो दैट इज़ द न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ बहुत से लोगों में मिलती है जो कि मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो नंबर्स के अंदर, न्यूमरल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, थर्ड आती है हमारी स्पेशल रिलेशंस। स्पेशल मतलब एक ऐसे पैटर्न्स जो हम अपने दिमाग में ना क्रिएट कर लेते हैं और टाइम आने पे हम उन्हें रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि इंटीरियर डेकोरेटर है, ठीक है, जैसे कि क्या नाम है, ग्राफिक डिज़ाइनर है। आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कोर्स चल रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के। तो ये अपने दिमाग के अंदर है ना एक पैटर्न को ना विजुअलाइज कर लेते हैं और उस पैटर्न को सबके आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनके अंदर ये एक ऐसी एबिलिटी है। फोर्थ है हमारा परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है और आप उस इन्फॉर्मेशन को कितनी जल्दी से अपने दिमाग के अंदर बिठा पाते हो, उसको कितनी जल्दी से अच्छे से परसीव कर पाते हो, और परसीव करने के बाद आप अपने ही दिमाग में उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की कितनी थिंकिंग आप कर लेते हो कि भाई आप जैसे कि आप उसकी सिमिलैरिटी, उसके बीच में कंपैरिजन, आप सब कुछ सोच लेते हो कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है किसी भी चीज़ को परसीव करने में, किसी भी इन्फॉर्मेशन को परसीव करने में। फिफ्थ है हमारी फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब आप कितने ज़्यादा फ्लुएंट हो सबको वर्ड्स को बोलने में, दैट इज़ द वर्ड फ्लुएंसी। सिक्स्थ इज़ द मेमोरी। मेमोरी मतलब आपकी मेमोरी कितनी ज़्यादा शार्प है, कितनी पुरानी चीज़ आपको याद रहती है और आप सही टाइम पे वो चीज़ को बता देते हो, दैट इज़ द मेमोरी। एंड द लास्ट इज़ द इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स एक ऐसे फैक्ट जिनको यूज़ करके आप कोई भी कंक्लूजन बना लेते हो। सपोज करो मैंने आपको बोला कि मैं स्पाइसी फूड जो है मैं नहीं खाती बिकॉज वो खाने से मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन फिर क्या नाम है रहता है। तो ये मैंने आपको मेरा एक फैक्ट बताया कि मैं स्पाइसी फूड नहीं खाती, तो मैं कंक्लूजन में आ गई कि मैं स्पाइसी फूड को अवॉइड करती हूँ बिकॉज मेरे हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो किसी भी फैक्ट को यूज़ करके उसका कंक्लूजन निकाल लेना, दैट इज़ द इंडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ भी कंप्लीट हुई। अब आते हैं टू लेवल थ्योरी पे। टू लेवल थ्योरी इज मेनली प्रपोज्ड बाय द आर्थर जेंसन। ये आर्थर जेंसन ने ही प्रपोज करी थी टू लेवल थ्योरी, और कहा था कि जो इंटेलिजेंस है ना वो एक हायरार्किकल मॉडल है। इसका एक वो हायरार्किकल मॉडल है और जहाँ पे उन्होंने टू लेवल बताए थे। एक तो फर्स्ट लेवल है, एक तो रोट लर्निंग। जब आप किसी भी चीज़ को रट्टा मारते हो ना, दैट इज़ दी लेवल 1। पढ़ लेते हैं। लेवल 1 इज़ द एसोसिएटिव लर्निंग इन विच आउटपुट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट। सपोज करो अब कल आपका पेपर है, ठीक है, अब कल आपका पेपर है और आपने हर एक चैप्टर को अच्छे से याद कर लिया। ठीक है, हर एक चैप्टर को अच्छे से याद करने के बाद जब आप अपने पेपर को लिखने जाते हो तब आप अपने दिमाग में बिठाते हो कि यार ये वाला चैप्टर पढ़ा था, इसका यही सॉल्यूशन है। तो जो आप इनपुट जो आपने पढ़ा है और जो आउटपुट आप लिख रहे हो, या तो वो इनपुट के बिल्कुल इक्वल है या फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो दैट इज़ द लेवल 1। एसोसिएटिव लर्निंग मीन्स अ रोट लर्निंग, रट्टा मारना। ठीक है, लेवल 1 इज दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस की रट्टा मार के करना। एंड लेवल 2 इंक्लूड्स द कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस मतलब आपने इनपुट तो अच्छे से कर लिया, आपने चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जो आप आउटपुट दे रहे हो, जो आप आउटपुट को लिख रहे हो, वो आप अपने दिमाग से लिख रहे हो। इनपुट तो पढ़ लिया, ठीक है, अब चैप्टर के सॉल्यूशन जो है ना वो आप थोड़ा बहुत खुद की लैंग्वेज में लिख रहे हो, थोड़ा बहुत खुद बनाकर लिख रहे हो। दैट इज़ द कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जहाँ पे आप खुद की कॉग्निशन को यूज़ कर रहे हो। सो इट मेनली इन्वॉल्व द हायर ऑर्डर स्किल एज दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। आप एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। सो दैट इज़ द लेवल 2 कि खुद के माइंड को यूज़ करना, खुद के कॉग्निशन को यूज़ करना किसी भी चीज़ के अंदर। तो टू लेवल थ्योरी भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं लास्ट थ्योरी, द स्ट्रक्चर ऑफ अ इंटेलेक्ट मॉडल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसे आप अच्छे से करना। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल विच इज़ इंट्रोड्यूस बाय द जेपी गिलफोर्ड ने ये मॉडल को प्रपोज करा था और कहा था कि जो इंटेलिजेंट है उसके 3 डायमेंशंस हैं, ऑपरेशन, कंटेंट एंड द प्रोडक्ट। और इन्होंने अपने मॉडल को एक क्यूब के साथ भी कंपेयर करा था। जैसे क्यूब के टोटल 3 साइड्स होते हैं ना, लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ, वैसे ही इंटेलिजेंट को इन्होंने कहा था कि ये 3 डायमेंशन में है, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट।
तो पहले ऑपरेशन पढ़ लेते हैं. दैट ऑपरेशन आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज. ऑपरेशन वो चीज़ है कि रिस्पोंडेंट जो चीज़ कर रहा है. सपोज करो मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है और कल मैं इसका टेस्ट लूँगी, ठीक है. तो मैंने आपको ये एक काम दे दिया, तो ठीक है. तो आप उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हो. कैसे कर रहे हो, आप क्या क्या चीज़ें को यूज़ कर रहे हो. इट मेनली इंक्लूड द कॉग्निशन. आप अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हो कि ठीक है भाई, चलो मैम ने चैप्टर दिया है, इसको अच्छे से करना है, अच्छे से सारी चीज़ को समझना है. मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड द लास्ट इज एवोल्यूशन. ठीक है. आप हर एक चीज़ को अच्छे से मेमोराइज कर रहे हो कि मैम ने टॉपिक में ये चीज़ें करवाई थी, ठीक है, और ये टॉपिक मैम ने अच्छे से कराए थे. आप मेरे हर एक बातों को, हर एक लेक्चर को अच्छे से दोबारा से आप याद करने की कोशिश कर रहे हो कि मैम ने ये टॉपिक को मैम ने ऐसे पढ़ाया था, ठीक है. कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कर रहे हो. एंड द लास्ट इज द एवोल्यूशन. एवोल्यूशन मतलब जो पर्सन वो चीज़ कर रहा है, दैट इज द एवोल्यूशन. तो ऑपरेशन के अंदर टोटल 6 पार्ट्स आते हैं. कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, कन्वर्जन एंड द डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड द लास्ट इज द एवोल्यूशन. तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट की. अब ऑपरेशन तो है कि रिस्पोंडेंट क्या चीज़ कर रहा है. कंटेंट होता है कि जो रिस्पोंडेंट जो चीज़ कर रहा है, आपने उसको क्या मटेरियल दिया, आपने उसको क्या इन्फॉर्मेशन दी, दैट इज़ द कंटेंट. मैंने उसको क्या दिया, मैंने उसको एक चैप्टर दिया, ठीक है. सो दैट इज़ द कंटेंट. कंटेंट रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल और द इंफॉर्मेशन इन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड. एक मटेरियल और कोई इन्फॉर्मेशन जिससे पर्सन जो है वो ऑपरेट कर रहा है, जिससे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. अब वो मटेरियल और वो इन्फॉर्मेशन क्या पता उसने सुनी हो, ऑडिटरी हो, उसने सुन के करी हो. सिमेंटिक मतलब वो वर्ड्स में हो. सिम्बॉलिक मतलब वो नंबर्स में हो. बिहेवियरल, उसने कहीं पे किसी का बिहेवियर देख के करा हो, या फिर विजुअल, या फिर उसने वो खुद देख के, या फिर विजुअल मीन्स उसने वो चीज़ खुद देखी हो. तो यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स है कंटेंट के अंदर, ठीक है. एंड द लास्ट पार्ट इज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट हेयर रेफर्स टू द रिजल्ट, कि आपके पास अब एक मटेरियल भी है और ऑपरेशन ने मतलब पर्सन अपना काम भी कर रहा है. तो अब आखिरी में क्या आता है, प्रोडक्ट, जो कि ऑपरेशन और कंटेंट का दोनों का मिक्सचर है, ठीक है. सो ऑपरेशन रेफर्स टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट. जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है क्या नाम है, रिस्पोंडेंट से, दैट इज द प्रोडक्ट. मतलब एंड का बिल्कुल कंक्लूजन पार्ट आप ये लगा लो, ठीक है. एंड दिस मेनली इंक्लूड द क्लासेस, यूनिट्स, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन. यहाँ पे टोटल 6 पार्ट्स हैं, ठीक है. या तो वो एक सिस्टम से करेगा, या फिर वो यूनिट्स में करेगा, क्लासेस में करेगा. वो किसी ना किसी तरीके से आपको आपका रिजल्ट बना के दे देगा. So since this classification include a 6x5x6 categories and therefore the model has total 180 cells. अगर हम इन सब पार्ट को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास बनता है 180 सेल्स, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच पूरा कंप्लीट हुआ. आज के लिए बस इतना ही. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड द 3 मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज विच केम अंडर दैट थ्योरी. तो आई होप आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छे से आई होगी समझ में. एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी regarding any topic, you can tell me in the comment box. I will surely respond you. And at the end, I request you to please like and share this video and subscribe my channel Learning with Kashish. Thank you so much.